बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन। अभी तक ये हैं इमरान हसन और ये है अमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। हाँ, सर्दी थोड़ी ज्यादा, सर्दी की वजह से थोड़ी सी खैरियत ज्यादा है, सर्दी हाँ, तो है, सर्दी प्लस फोग ज्यादा है। तो सर्दी की वजह से थोड़ी सी खैरियत में कमी भी आ सकती है, सुस्ती में इजाफा भी हो सकता है, स्केड्यूल डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन सभी केसेस के अंदर भाई जब काम करना है तो फिर करना है। अब एक सबसे बड़ी मुझे जो प्रॉब्लम होती है ना, मेरा दिल करता है कि सारे जो हमारे बड़े शहर हैं ना, उनकी एक लाइव अपडेट हम तक आनी चाहिए। अदर देन द रिपोर्टर्स, हमें तस्वीर नजर आ रही हो कि आज किस शहर में धुंध कितनी है। लाहौर में तो बहुत शदीद है। अब बाकी आप हमें बता दें फिर बाकी सेफ सिटी के कैमरास पे, सेफ सिटी के मुख्तलिफ शहरों उस पे चोर तो नहीं पकड़े जाते, कम से कम धुंधी नजर आ जाएगी। तो नाज़रीन, लाहौर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत धुंध है। हाँ, ये अच्छा, ये जो मनाज़िर है ना कैमरे पे फिर भी थोड़ा सही लगता है, लेकिन असल में बहुत ज्यादा जब आप ड्राइव कर रहे हो या आप जा रहे हो फिर आपको पता लगता है। और रात को तो इमरान सुबह से भी बुरा हाल था। और अचानक से ऐसा लगता है कि आपके सामने से कोई रूह, कोई चुड़ैल, कोई जिन चलता हुआ आ गया, कोई एक शख्स अचानक से आपके सामने आता है क्योंकि वो धुंध से अपेयर हो जाता है। सो ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि आपने गाड़ी वाड़ी जरा ध्यान से चलानी है। बाहर निकलते हुए ना जरा मोहतात रहें और फोग लाइट्स अगर गाड़ी में है तो उसको ठीक रखें। और उसके साथ साथ ये है कि गाड़ियों से डिस्टेंस रख के चलाएं। बहुत से लोगों को, अच्छा एक और मसला मैंने बड़ा देखा है, पुरानी गाड़ियां खराब बड़ी हो रही हैं रोड के ऊपर, बैटरी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, जिन हजरात की ब्रेक लाइट्स खराब है ना, गाड़ियों की गाड़ियों की आपकी ब्रेक लाइट्स अगर खराब है, बराहे मेहरबानी उसको ठीक करा लें। सुबह मैंने 2 ऐसी गाड़ियां देखी हैं जिनकी ब्रेक लाइट्स खराब थी। मैंने नंबर भी नोट किया, जो चाहते हैं नंबर। डोंट टेल मी आई एम अ पार्ट टाइम बिजनेस जिसमें आप ब्रेक लाइट्स ठीक करती है लोगों की और आप लोग नहीं, मतलब मैं गाड़ी चला रही हूँ, सामने एकदम से गाड़ी आई है, उसकी ब्रेक लाइट नहीं है। ये तो बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग एक लाइट पे भी गाड़ी चला रहे होते हैं और दूर से लगता है बाइक आ रहा है, पास आता है तो पता लगता है नहीं, साथ गाड़ी भी है। तो इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है और धुंध के अंदर तो बहुत ही जरूरी है। पता लगे आपका भी नुकसान हो और आपसे ज्यादा दूसरे का नुकसान आप करेंगे। आप तो पैसे बचा रहे हैं। देखिए, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन ये बड़े सीरियस कंसर्न है जो हम मजाक में आपको सुना रहे हैं। आपने इसको फील करना है, हम आपको फील करें। ये बहुत जरूरी है। चले जी, अल्लाह करे मौसम अच्छा हो। अच्छे से मुराद ये कि ऐसा रहे ठंडा, लेकिन कोई ऐसा हादसा ना हो और किसी मुश्किल का बाइस ना बने। और बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। दूसरी जानिब बारिश ना हो। न्यूजीलैंड टेस्ट के अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट जारी है कराची के अंदर। पहले दिन का खेल मुकम्मल हुआ कल और पहले दिन पे न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली बेहतर खेला। दूसरा आज रोज है इसका और 6 विकेटों पर 309 रन इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बना चुकी है। पाकिस्तान ने लास्ट सेशन कंपैरेटिवली अच्छा खेला और कल आगा पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे साबित हुए। भाई बॉलर ही निकल आए। लेकिन हम अगर बैटिंग की बात करते हैं तो कॉनवे वंस अगेन एक सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। टॉम लीथम 71 रन में बनाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ सलमान अली आगा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह भी दिखाई। दिस वाज अनदर पॉजिटिव न्यूज। और हेडलाइंस में आपको सुनाऊंगी। अच्छा। भागते दौड़ते कीवीज की आखिरी सेशन में चाल बिगड़ गई। ये एक्सप्रेस न्यूज की हेडलाइन है, गुड वन। वैसे वो जिन जर्नलिस्ट ने लिखा उन्होंने तो ठीक ही लिखा है, लेकिन चाल बिगड़ी तो नहीं है ना। 300 प्लस हो गया ना, तो साइकोलॉजिकल हमें भी तो 20 पड़ी है, उसके बाद होश आया। पूरा दिन निकल गया और 300 हो गया। मेरे ख्याल में आज अगर 40-50 रन भी और बन जाते हैं तो पाकिस्तान को 350 पहली इनिंग्स में बनाने हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो विकेट के ऊपर लेकिन कल भी तनकीद हुई है, इस पे भी हमने वी हैव द डिटेल्ड एनालिसिस ऑन क्रिकेट हमने रखा हुआ है आपके लिए। बस कुछ है चाय के साथ, कुछ है चाय के साथ नहीं है, चाय के साथ बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। नया साल शुरू हो गया है, आपको पता है ना, लेकिन जो सियासत है वो अभी तक पुराने तौर तरीके से ही चल रही है। सियासत में तब्दीली नहीं है। रियासत स्ट्रगल कर रही है, सियासत हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हो रहे हैं मुल्क में। इस वक्त मेक और ब्रेक की नई गेम शुरू हो गई है। 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले वजूद में आने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त बिखरती नजर आ रही है, जिसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त के अंदर। और बाप के जो MPs हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होते नजर आते हैं। बलूचिस्तान का जो सियासी मंजर है, उसके साथ साथ कराची का जो सियासी मंजरनामा है वो भी तब्दील हो रहा है और बड़ा क्विकली तब्दील हो रहा है। ये दोनों जमातें इनके अंदर बड़ी हलचल है। और दूसरी जमात अगर बाप बलूचिस्तान में है तो MKM जाहिर बात है सिंध में है, वो भी दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान रसोरी MKM पाकिस्तान, PSP और फारूक सत्तार को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए पिछले कई दिनों से सरगर्म है। सियासी जमातों की मेक एंड ब्रेक पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। फवाद चौधरी इल्जाम लगा रहे हैं कि कराची में गुंडों को इकट्ठा किया जा रहा है। MKM को दोबारा मुत्तहिद करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। बलूचिस्तान में बाप अम्मी बन गई हैं और उसके बच्चे पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं।
यहाँ सवाल ये है कि जी सियासी जमातों की मेक एंड ब्रेक से तहरीक इंसाफ क्यों परेशान है? जहां तहरीक इंसाफ परेशान दिखाई दे रही है, वहीं मुत्तहिदा ने हुकूमत की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। कराची की हल्का बंदियों की बात करें तो उसके मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत को धमकी दी है कि 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से पहले कराची में हल्का बंदियां की जाए, वरना एमक्यूएम हुकूमत में नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और उन्हें मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। जरदारी साहब ने कल 2-3 रोज़ का वक्त मांगा। पंजाब की सियासत में इस वक्त आपको मालूम है एतमाद के वोट की बड़ी धूम है कि एतमाद का वोट लेना है। अदालती फैसले के मुताबिक 11 जनवरी तक परवेज़ इलाही ने ये वोट लेना है और आज होगी है जनाब अल्लाह के फजल से 3 जनवरी। आई मीन स्टिल 7 से 8 दिन का वक्त उनके पास बाकी है। ये पीटीआई के लिए बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को बुलाया है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, जो कि उन्होंने वापस ले ली है। अब इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से वफाकी हुकूमत और इदारों पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, एज इट यूजुअली हैपन्स। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमने एक मंजरनामा आपके सामने रखा, हमारे ब्यूरो चीफ और सीनियर साहब आमिर इलियास राना साहब, उनसे बात करेंगे। कल बड़ी अहम मीटिंग भी हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए। दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटने की बात की गई और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को अबव ऑल प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इस पर भी जरा राना साहब से बात करेंगे। राना साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। आई होप कि इस्लामाबाद का मौसम भी उतना ही ठंडा है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही है जितना लाहौर में है, लेकिन पोलिटिकली टेम्परेचर एज वी ऑलवेज से वो गर्म ही है। सबसे पहले मैं ज़रा ये सिंध वाले फैक्टर पे आपसे बात कर लेता हूँ। अगर कोई जमातें उसके अंदर धड़े बनते हैं या इकट्ठे होते हैं, तो किसी दूसरी जमात को ये हक है कि वो कहे कि ये चोर है या ये डाकू हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, और ये वही डाकू नहीं है जो आज से 8 महीने पहले तक तहरीक इंसाफ के साथ थे, उनके कोलेशन पार्टनर और वजीर थे, और इमरान खान साहब इनके पास चल के भी गए थे आज से 7-8 महीने पहले इनके घर, इनके ऑफिस में। राना साहब। आमिर साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज अपनी ऑडियो को चेक कर लीजिएगा आमिर साहब, ताकि आपकी आवाज बेहतर तौर पर समझ आ जाए। जी जी आ रही है, जी प्लीज। बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा ये वही राजनीति का खेल है जो फवाद चौधरी ने खेला है कि जब आपके साथ हैं तो सब ठीक है, और जब आपके साथ नहीं है तो सब सियासत भी खिलाफ है, रियासत भी खिलाफ है। 2018 से पहले केपी में पीएमएल-एन को शरादा बिखेर के जो खेल खेला गया था और बीएपी बनाई गई थी, वही काम अब दोबारा बीएपी को खत्म करके पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाया गया है। अच्छा, वहां से ये सिंध में जो काम हो रहा है, ये वही इशू है ना कि जी पहले एमक्यूएम को पीसेस में तकसीम किया गया और पीटीआई का रास्ता बनाया गया, और बिल्कुल रिपोर्ट्स कंफर्म की कि मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी को आखिरी वक्त में 4 एमएनए का कहा गया और उन्होंने कहा नहीं मैं तो पूरा हिसाब लूंगा और एमक्यूएम की जगह पे आऊंगा, तो उनको 0 कर दिया गया। और जो पीटीआई के इस वक्त एमएनए बहुत सारे घरों पे सोए पड़े थे, उन्हें उठा के कहा गया कि आपका नोटिफिकेशन हो गया जीतने का, आप बाहर कैंप शैम्प लगा लें, चाय आए लोगों को सुबह के वक्त। तो ये इनको तो पता है कि इन्होंने क्या खेल खेला था। मैं आपको बताऊं, असद उमर से इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले मैंने मिला 2018 के, मैंने कहा ये टिकट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। वो बड़े परेशान थे कि मुझे उन्होंने दिखाया कि ये खान को मैंने मैसेज किया हूं, वो जवाब नहीं आ रहा। तो कुछ अरसे के बाद फिर जवाब ये आया कि वो तो जहांगीर तरीन अलीम खान उनके जिम्मे था कि लोगों की दूसरी पार्टियों से हाँक के पीटीआई में ले जाया जा रहा था, उनके गले वो तिरंगा डलवाया जा रहा था और पीटीआई में शामिल कराया जा रहा था। वो असद उमर उस वक्त उस खेल का बड़ा नुमाया खिलाड़ी नहीं थे जो बाद में बन गए, क्योंकि फिर जाहिर है राजनीति में सबको शामिल करना पड़ता है कि कोई भी पीछे ना रहे। और अब असद उमर जो आर्मी चीफ के पास भी जाते रहे इमरान खान की सुलह के लिए, इनको बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है और इन्होंने लोगों के साथ क्या किया। अब जो वो बदमाश टोला गुंडा जो भी एमक्यूएम को आप कहें, वो बिल्कुल नफीस लोग भी थे, जिसका आपने जिक्र किया कि इमरान खान खुद चल के गए थे, तो यही लकब दिया था ना उनको कि लोग हैं, नफीस लोग हैं। लेकिन चूंकि वो उनके साथ नहीं रहे, और जावेद चौधरी साहब ने हमारे यहाँ तो कॉलम्स में एक सीरीज पूरी की पूरी बना दी है कि वो होशरुबा क्या था जो उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज, ये सारे के सारे पीटीआई के लिए बर्पा किए हुए थे। कि होता था, प्रेस रिलीज एक नैब से आती थी कि जनाब फलां एमएनए आ जाए, पेश हो जाए, अगले दिन वो जहांगीर तरीन खान के घर से बरामद होते थे कि जी मैंने पार्टी छोड़ दिया, मैं आजाद हो गया। तो वो खेल इनको तो पता है क्योंकि ये उसके शामिल रहे हैं। फवाद चौधरी को बिल्कुल जाहिर है कि एक मसला था कि वो भी पंजाब असेंबली के मेंबर बने थे और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और जहांगीर तरीन के ही खिलाड़ी थे। लेकिन जाहिर है कि वो भी सियासी खानदान है फवाद चौधरी का,
तो उन्होंने वक्त और हालात के धारे पे बहते हुए अपने आप को जहांगीर तरीन से अलग कर लिया, जब उनकी राहें इमरान खान साहब से जो घरेलू मामला अब सामने आ रहे हैं उनकी वजह से जुदा हो गए कि जी आप फलां जगह से हट जाएं, आप फलां जगह से हट जाएं, आप पीछे हो जाएं। तो ये जो चीजें हैं ना हमारे यहाँ, अब वक्त जब बदलता है तो सारी चीजें खुल जाती हैं। जी जी, यानी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला कभी नहीं रुकता आमिर साहब, ये तो जारी रहता है। और अभी जो हम ये मामला जो आपने कराची के हवाले से भी बात की, लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम की ओवरऑल सियासत है, ऑब्वियसली इस पे भी अब आगे इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की जो डिमांड थी कि जी इलेक्शन होना चाहिए, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अभी तक तो कोई खातिरखवाह हुकूमत या पीडीएम इत्तेहाद इस हवाले से गौर नहीं कर रहा। आपको लगता है कि ये जो सारा कयास है बलदियाती इंतखाबात से पहले भी और इसके बाद भी जो अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, ये इलेक्शन की तरफ जाने से ही सॉर्ट आउट होगा या इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकती है? देखिए, आपसे 5 दिन के बाद पीडीएम की हुकूमत की 3 सहमाइयां पूरी हो जाएंगी और ये बड़ा वक्त होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो मामलात को संभाले, कोशिश करे, लोगों को। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ी है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन हम अगर ये कह दें कि जी ये सारा कसूर शहबाज शरीफ हुकूमत का है तो वो भी गलत होगा। ये वो कसूर है जो 2017 से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जड़ें बिठाने का काम शुरू हुआ कि अच्छी चलती हुई हुकूमत को तबाह किया और सारी चीजें एक ऐसे टोले के हवाले कर दी गई जो बार बार कहता रहा कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था हम कैसे संभालते। जब आपने हर चीज तबाह कर दी, IMF के हवाले स्टेट बैंक कर दिया, आप कोई चीज अपने कंट्रोल में नहीं कर सके, तो आने वाले चाहे जितने मर्जी तजर्बाकार हो उन्हें इसी तरह फंसना था जैसे। लेकिन आमिर साहब, इसमें सॉरी टू कट यू, एक आर्ग्यूमेंट इसमें आता है ना, आपको भी सुनने को मिलता होगा, वो ये है कि भाई अगर पता था इतना खराब है तो क्यों आए, उनको करने देते, आप तो ठीक करने आए थे। और मैं इसके साथ ऐड करता चलूं, आपकी मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट किया, आपकी मुलाकातें भी हुई, उसमें 1-on-1 भी आपकी एक मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, तो उसमें कोई रोड मैप आपको मिला? प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, सूरत हाल उनके लिए बहुत नाजुक है, ये दोनों चीजों का जवाब दीजिएगा। मैंने तो सबसे पहले बात ही यही की थी कि जी पेट्रोलियम में रिलीफ दें आप लोगों को। इस दफा भी जो नहीं मिला, जो सिर्फ यही हुआ कि जी रिलीफ ये है कि हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे। आप मुझे ये बताएं कि जब डॉलर आप इतना महंगा हो चुका और आपको ऑयल जितना भी खरीदना है, इंपोर्ट करना है, वो डॉलर में है, सस्ता कैसे बेच सकते हैं? मतलब मसला हमारे घर में है, पाकिस्तान के अंदर। अब दुनिया की बात नहीं हम कर रहे कि दुनिया में क्या महंगाई हुई, नहीं। असल इशू ये है कि बिगाड़ यहाँ पे है, आपसे चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आपने जिक्र किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हुई, उनके अभी प्राइम मिनिस्टर ने 2 मिनट पहले ट्वीट किया है कि वो क्या है कि जी एक जीरो टॉलरेंस दहशतगर्दी पे और इकोनॉमिक रिवाइवल, ताकि आम आदमी को फायदा हो। भाई ठीक है, आप ये कहते रहे, हम सुनते रहेंगे, जब तक ये फायदा होगा नहीं ना, लोग इसको मानेंगे नहीं। और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इस वक्त हुकूमत जो आपने सवाल किया था पहला कि भाई क्यों ली थी, ये बात तो अब ये सारे जानते हैं कि इनको जो बातें बताई गई थी, जो हुई थी, उसके बरक्स ये कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा कि आपकी कमिटमेंट्स आलमी सतह पे इस बुरी तरह पिट चुकी हैं कि आप पे कोई इदारा, कोई मुल्क इसलिए यकीन नहीं रखता कि आप किसी भी वक्त मुकर सकते हैं। जो इमरान खान साहब के, शौकत तरीन साहब ने IMF के साथ मुआहदा किया जाते जाते और इमरान खान साहब ने, उनको समझ आ गई कि मैं कम कर दी, तोड़ दिया। वो बिगाड़ आज तक हम ठीक नहीं कर सके। आप दोस्तों मुमालिक से पैसे ले लेते हैं, उनके बिलियन ऑफ डॉलर आप सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एतमाद है ना, उसकी फिजा बहाल, जब तक वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो बहाल नहीं हो रहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ये नहीं कहते, आमिर इलियास राना साहब, कि हमारा ट्रस्ट बहाल होगा तो तब हम पॉलिटिकली सर्वाइव करेंगे। उनके पास भी एक मुआशी तौर पे कोई रोड मैप तो है कोई नहीं। हम कल भी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ये राग तो अलाप रहे हैं कि हम आएंगे तो ठीक करेंगे, भी कैसे करेंगे, कोई रोड मैप तो दें। ना मौजूदा हुकूमत के पास है, ना खान साहब के पास पहली हुकूमत में था, ना अब वो कोई रोड मैप दे रहे हैं। बस अवाम को एक पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये हमें पता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम इमरान खान साहब जो बात करें जिससे स्टेबिलिटी आएगी, राना साहब, वो इलेक्शन है। वो कहते हैं इलेक्शन वाहिद हल है मुल्क की तरक्की का। ये जो जितने सैलाब तूफान है ना, ये सब रुक जाएंगे इलेक्शन से। तो अगर ये वाहिद ही हल है और शहबाज साहब जो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, मैं तो सबको ये कहता हूं, तो वो क्यों, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती इमरान खान साहब की? फिर ऐलान कर दें, कहें आए मैदान में। देखें, अगर इलेक्शन हल होता ना तो इलेक्शन हो चुके होते, रुकते भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इलेक्शन से मजीद तबाही इस दौरान आनी है कि आपका बैरूनी दुनिया पे कहीं ट्रस्ट नहीं है। अगर आज आप ऐलान कर देंगे 3 महीने बाद बिलफर्ज अपने इलेक्शन कराने हैं, तो निजाम गवर्नमेंट कोई मुआयदा नहीं कर सकेगी। यहाँ पे चूरन शब्बर जदी साहब बहुत बेच रहे हैं टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का। मुझे बताएं, फौजी मार्शल लॉ में सारे टेक्नोक्रेट बैठते हैं, ये सारे अपना सौदा बेचते हैं कि हमें वजारत मिल जाएगी इस दफा FBR की चेयरमैनशिप से ऊपर।
और हम यहाँ लोगों को तबाह कर देंगे। आप पॉलिटिकल लोगों की मर्जी के बगैर, यानी इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इन सब के बगैर, चाहे वो बलूचिस्तान से कॉमप्रस्त रहनुमा हो, वो केपी से लोग हों, अगर आप उन सबको एतमाद में लिए बगैर बिलफर्ज एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाते हैं, वो 2 दिन नहीं चल सकती। अगर ये हुकूमतें नहीं ना चल सकती कि इनके पीछे सपोर्ट पूरी मौजूद ना हो, तो कोई फैसला नहीं ले सकते, और दुनिया बिल्कुल नहीं मानती उन फैसलों को कि आने वालों ने एक दिन में खत्म कर देना है। असल इस है जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में है कि आप सबको बैठना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने 3 दिन पहले यही बयान दिया कि सिचुएशन ऐसी है। ये बात नए आर्मी चीफ को बिल्कुल पता है कि पुराने आर्मी चीफ अब इंटरव्यूज दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। उन्होंने जाते जाते माना कि हमने आइन से खिलवाड़ किया, हमने आइन के मुनाफी काम किया। तो उसका हल सिर्फ ये है कि तमाम सियासी जमातों को मैं बार बार कहता हूं कि डी चौक में बिठाएं, इनके माइक लगाएं और टेलीविजन बताएं। सियासी जमात, अदलिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फौज, सारों ने क्या गलतियां की हैं। उसके बाद नई शुरुआत के लिए यहाँ के जितने बड़े सरमायादार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर हैं, उन सबको एतमाद में लिया जाए कि आप हमें डॉलर दें जो आपने बाहर रखे। और यहाँ सबको पता है कि किसके डॉलर कितने बाहर हैं। जब तक हम यहाँ से इकट्ठे नहीं करेंगे, यानी सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना होगा। आमिर इलियास राना साहब, दूसरी जानिब ये जो पंजाब की सियासत है, इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आला के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए जो तरीके अदम एतमाद है वो वापस ली है। आपको क्या लगता है वापस क्यों ली है? नंबर पूरे नहीं है या कोई और ये टेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या पोजिशन आप जो पंजाब की सियासत है इसकी देख रहे हैं? देखें, 2 चीजें हैं। एक ये है कि अदम एतमाद की तहरीक और वज़ीर आला के खिलाफ भी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इसलिए कराई गई थी कि वो असेंबली का, खास तौर पे परवेज इलाही साहब के खिलाफ, कि वो असेंबली ना तोड़ सके। एतमाद का वोट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का तोड़ था जो उन्होंने आइन के अंदर 63A में रीराइट कर दिया, तशरीह की बजाय, कि जी ना सिर्फ वोट काउंट नहीं होगा जो अपनी पार्टी को छोड़ेगा, और वो सजा याफ्ता के तौर पर नाअहल भी होगा। यानी आइन ने बाकायदा लिखा। तो अब आपके पास क्या हल था कि अदम एतमाद में आपके लोग टूटते हैं, दूसरी पार्टी को वोट देते हैं जो पहले तजर्बा हुआ, और इन्होंने बैक डेट से उसको लागू करके हमजा शहबाज फारिग हो गए। अब हल क्या है आपके? जी, एतमाद का वोट लें। एतमाद के वोट पे परसों इन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा, जो इस्लामाबाद से बीट रिपोर्टर गए थे, कि जी हमारे 3 लोगों ने कम से कम मुझे बताया आके कि जी उनके साथ कोई राब्ते किए गए हैं कि आप गैर हाजिर हो जाएं, यानी न्यूट्रल हो जाए। अच्छा, अब न्यूट्रल जब वो होते हैं तो एक पार्टी MWM की कल सुबह 9 बजे एलामिया आ गया था कि हमारी खातून रुकन असेंबली परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देगी। अच्छा, कम से कम इत्तेहादी पार्टी के 3 अरकान का पता है उन्हें कि वो वोट करने नहीं आ रहे आज तक की सिचुएशन में, इस सुबह की जब हम बात कर रहे हैं। बाकी PTI के कितने लोगों के ऊपर क्या प्रेशर है, नहीं है, उसी वजह से अब तक पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सके, क्योंकि अभी तक फिजिकली उनको पता है कि हमारे पास 186 हो सकता है। जब मान में जाए तो ना हो तो फिर तो हुकूमत टूट जाएगी, फिर इलेक्शन होगा। तो ये वो वजह है कि वरना जो स्टे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक का, वो बड़ा वक्फा था। ये तो कह रहे थे ना हमारे पास 187 मौजूद थे जी, फलाने मौजूद थे। ये जितने दावे हो रहे हैं, ये 1 मिनट में सब चीजें साबित हो जाएंगी। आप पंजाब असेंबली का इजलास जो 9 जनवरी को बुलाया है, वो आप कल बुला, आज बुला लें। आपके अपने स्पीकर के हाथ में है ना इजलास, तो और वोट ले लें, ताकि गवर्नर की जो आईनी एक सिफारिश मौजूद है, एक ऑर्डर मौजूद है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। वरना आपको 11 के बाद तो हाईकोर्ट में फिर बताना पड़ेगा कि इतने दिन में, चूंकि हाईकोर्ट ने कह दिया लिख के कि अगर आप चाहें तो इस दौरान एतमाद का वोट ले सकते हैं, तो वो नहीं। बिल्कुल, ये वो सारी सिचुएशन है जिसपे सारा अगला फ्यूचर का सियासी मुस्तकबिल जो है पंजाब का वो खड़ा हुआ। मुबहिम सूरत हाल है। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद और आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। आप सुन रहे थे आप इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, खबर भी और तज्जिया भी दोनों ही मुल्क की हालात के हवाले से कुछ खास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल मईसत से रिलेटेड है, 24 करोड़ आवाम से रिलेटेड है। और 24 करोड़ आवाम की क्या सूरत हाल है, वो कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें 30,000 नौजवान 1600 भर्तियों के लिए इस्लामाबाद शहर में किस तरीके से आए, और सिर्फ एक शहर का किस्सा है, ये पूरे मुल्क की बात है जहाँ रोटी 50 रुपये और पेट्रोल गरीब की एक्सेस से बाहर है। ये मुल्क की सूरत हाल है। मीनवाइल हमारे लीडरान क्या कर रहे हैं, अवाम को भी जवाब दे हैं, खुदा को भी जवाब दे हैं। सूरत हाल आपके सामने। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, बात करेंगे कुछ कोरोना के हवाले से। तो नए वेरिएंट ने मुख्तलिफ ममालिक में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, और चीन में कोरोना की पाबंदियां नरम होने के बाद वायरस के केसेस में फिर से इजाफे के बायस
1 दर्जन के करीब ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर नए सफरी कवायद और जवाबित नाफिज कर दिए हैं। कोविड के इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन XBB का नाम दिया जा रहा है। NCOC ने मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट लाजमी करार दिया है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और जो वैक्सीनेशन हम करवा चुके हैं वो इस वेरिएंट के खिलाफ कितनी मौसर, इसी पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, ओमिक्रॉन XBB इज द न्यू एंट्री। देखते हैं कि अब इस पे क्या मजीद हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडजंक्ट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद द WHO की एडवाइजरी का भी हिस्सा हैं, और डॉक्टर तो हैं ही, माहिर अमराज, वबाई अमराज के माहिर हैं। उनसे जरा इस पे राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। इट सीम्स अलार्मिंग जिस तरह की चीन की सूरत हाल है और जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक ने एडवाइजरीज भी जारी की हैं सिंस यू बीन वर्किंग इन अ वेरी क्लोज कॉन्टेक्स्ट इस सारी सूरत हाल के अंदर। तो हमें बताइए जरा, हमें किस हद तक खौफजदा होना चाहिए इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन XBB से, जो कि इस वक्त दस्तक दे रहा है हमारी डोर पे? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड सुबह खैर आप लोगों को भी। XBB जो है इसने एक काफ़ी लोगों में ख़तरे की लहर दौड़ाई और बहुत सारे केसेस जो है XBB की वजह से आए। XBB जो पहले वेरिएंट्स सब वेरिएंट्स आए थे उनसे उनमें ज़्यादा इन्फेक्शियस था, यानी कि ज़्यादा आसानी से एक दूसरे को लग सकता था। लेकिन इस वक्त अमेरिका और चंद और ममालिक के अंदर अब आगे इसका एक नया बच्चा आ गया है जो इससे भी ज़्यादा तेजी के साथ इंसानों को लग सकता है, और जिसे XBB 1.5 का नाम दिया जा रहा है। अच्छा। और ये लोगों को ये समझना चाहिए कि एक हमारा ओरिजिनल वुहान का वायरस था और उसके आगे फिर समझिए कि उसके बच्चे आए जिनके अंदर अल्फा था, बीटा था, डेल्टा था, गामा था और उसी के साथ ओमिक्रॉन था। और जब ओमिक्रॉन आया, और ये जब भी एक आता है तो दूसरे को रिप्लेस कर देता है और तभी वो कामयाब होता है। ठीक है। तो जब ओमिक्रॉन आया तो ओमिक्रॉन के बाद ओरिजिनल वायरस के सब वेरिएंट्स इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहे, बल्कि ओमिक्रॉन के आगे बच्चे और इनके आगे बच्चे जिन्हें आम लफ्जों में कहा जा सकता है, ये सारे इसमें शामिल हैं। और इसी की वजह से जो थोड़ी सी खौफ की लहर जरूर दुनिया में फैली हुई है, और एक उसकी बुनियादी वजह चाइना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी चाइना के हवाले से मेंशन किया, ऑब्वियसली पहले उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई थी कोविड को लेकर, जिसकी वजह से काफी हद तक कंट्रोल भी हुआ और दुनिया भर के ममालिक, पाकिस्तान समेत, हमने जहां पे नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया उस हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा फैली। लेकिन अब फिर से चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी इस हवाले से कितना कॉन्शियस रहने की जरूरत है? जो सेड अर्लियर कि खतरे की घंटी तो मौजूद है इस वक्त। जी हाँ, चाइना के जो एकदम केसेस बढ़े हैं और लाखों की तादाद में बढ़े हैं, और वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हजारों की तादाद में डेली अमवात हो रही हैं, उसकी वजह से एक खौफ की लहर जरूर बढ़ी है। लेकिन चाइना की जो मिसाल है वो एक डिफरेंट मिसाल है। उन्होंने पिछले 2.5 साल तक जीरो कोविड पॉलिसी रखी, यानी कि उन्होंने अपने लोगों के अंदर कोविड होने नहीं दिया। उन्होंने इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की, जो एक अच्छी बात थी। और अब तकरीबन 2.5-3 साल के बाद जब उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस खोली हैं, तो जाहिर है कि उनकी आबादी को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था पहले कोविड का, तो इस वजह से वो थोड़ी सी वनरेबल थी। और जब ज्यादा केसेस, ज्यादा वहां लोग आएंगे बगैर किसी पाबंदी के, तो वहां के लोगों को उसका नुकसान हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये एक डिफरेंट पॉलिसी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो की क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ओब्वियसली हमने अपनी आवाम की और अपनी बात करनी है, हम वैसे ही इस हवाले से बहुत ही नाजुक मुल्क हैं जब भी कोई पेंडेमिक आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पे पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। 2 के अमवात हुई यहाँ पे भी, लेकिन दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ सूरत हाल उतनी खतरनाक नहीं हुई। अब हमें किस हद तक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर किस हद तक हमारी आवाम को खौफजदा रहना चाहिए इससे? क्या जो एक हर्ड इम्यूनिटी का फिनोमिनन हम इस्तेमाल करते रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा वैक्सीनेट हो गए, फिर कुछ लोगों के बारे में हमने कहा अच्छा ये तो कहीं ना कहीं इनको होके निकल गया होगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी शायद डेवलप हो जाती है एक सर्टन रेशो के बाद, तो क्या हम दोबारा कोई वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, हमारी आवाम मुतमईन रहे? ज़रा इस हवाले से बताइए। एक तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नंबर एक तो जो पहले आपका सवाल था कि एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, इसका कोई इतना फायदा नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा। इससे लोगों को सिर्फ तसल्ली होती है कि जी हम स्क्रीन कर रहे हैं, लेकिन ये जो वायरसेस हैं ये इनको ये स्क्रीनिंग
के होने के बावजूद मुल्कों के अंदर आ जाते हैं। सो उस पे इतना ज्यादा हमें एम्फसिस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी आपने बात की वो बिल्कुल सही थी, हमें दोबारा वैक्सीनेशन या बूस्टर वैक्सीनेशन पे करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हर्ड इम्यूनिटी इस वजह से नहीं खड़ी होती कि जो प्रॉब्लम है हमारा कि वो जो इसके ओमिक्रॉन के आगे ये बच्चे और इनके बच्चे आ रहे हैं, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले वैक्सीन हुई है कि नहीं। इसी वजह से हम इसको इम्यूनिटी अवेटिंग सब वेरिएंट्स कहते हैं कि आपको पहले इन्फेक्शन भी हुई है 6 महीने पहले या आपको वैक्सीनेशन भी हुई है तो ये आपको दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको वैक्सीनेशन हुई है और आपका बूस्टर अगर लगना था तो आपने बूस्टर लगवाया हुआ है, तो उन लोगों के अंदर शरह अमवात या हॉस्पिटलाइजेशन की शरह इंतहाई कम होती है। तो ज्यादा लोग जो बीमार होते हैं वो अक्सर वो होते हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन का स्केड्यूल नहीं पूरा किया हुआ। इनफैक्ट आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको सीरियस बीमारी का खतरा कम हो जाता है अगर आपने वैक्सीन ओरिजिनल नहीं लगवाई हुई तो उनको पूरा लगवाइए, और अगर आपको बूस्टर लगना था तो फिर आप उसको बूस्टर लगवाइए। डॉक्टर, ये जो हम लगवा चुके हैं वैक्सीन, क्या ये इफेक्टिव है इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी जिसकी हम बात कर रहे हैं? और चूंकि हमने देखा था कि ओमिक्रॉन के हवाले से था कि वैक्सीनेशन जो लोगों ने 2 पहले लगवाई थी और उसके बाद बूस्टर अगर कोई और भी लगा रहे थे तो डिफरेंट रिकमेंडेशंस थी, तो क्या ये जो हमने वैक्सीन करवाई हुई है इसके खिलाफ भी मुदाफत पैदा करेगी? देखिए, ये जो हमने वैक्सीन लगवाई हुई है ये इतना हमें फायदा जरूर पहुंचाती है कि हमें सीरियस बीमारी नहीं होती, लेकिन वायरस की इन्फेक्शन से नहीं बचा सकती। तो वायरस की इन्फेक्शन से हमें क्या बचा सकता है? वो बिल्कुल जो सबसे बड़ा, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 2 साल बाद माना, अमेरिका के CDC ने भी 2 साल बाद माना, लेकिन आप ही के चैनल पे हम तकरीबन पिछले 2 साल से इसका जिक्र कर रहे हैं, और वो ये है कि अपनी खिड़कियां खोली रखें। आपके कमरे की अगर वेंटिलेशन अच्छी है तो आप, और अगर आपने वैक्सीन किया हुआ है और अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो आप मास्क करते हैं, ये है एक गारंटीड तरीका इन्फेक्शन से बचने का। वैक्सीनेशंस आपको लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक कंसर्न बहरहाल यहाँ पे है, क्योंकि जब भी चीन जैसे ममालिक की बात आती है तो हमारे जहन में एक अच्छा हेल्थ सिस्टम आता है, सिस्टमेटिक चीजें आती हैं। वुहान शहर को दिन में 3 बार वैक्सीनेट किया जाता था, पूरे शहर को, यू रिमेंबर, इतने सख्त किस्म के वहां पे इकदाम किए गए। अब ये जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त, इसको लेकर अगर चीन के बाशिंदे या शहरी दोबारा से इफेक्ट हो रहे हैं और शदीद इफेक्ट हो रहे हैं, एज मीडिया इज रिपोर्टिंग, हालांकि ऑफिशियली हालात इतने खतरनाक नहीं है लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम फिर क्या उम्मीद रखें? फिर इसका मतलब है कि ये दोबारा से हम लॉकडाउन पे भी जा सकते हैं और सूरत हाल खुदा न खास्ता खराब तो हो सकती है अगर चीन में हो सकती है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी और चाइना की जो सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा। बल्कि चाइना की पूरी दुनिया से डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि उसने पिछले 2-2.5 साल इन्फेक्शन आने नहीं दी, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि उतनी देर में अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया। उनका जो प्रॉब्लम है कि उनकी जो ओल्डर पॉपुलेशन है जो ज्यादा वनरेबल होती है, यानी कि ज्यादा उसमें अमवात होती है और ज्यादा बीमारी होती है, वो उन्होंने अपने बूस्टर डोजेज या वैक्सीनेशन की वो नहीं लगवाई हुई। अच्छा। तो वो उसको इस वक्त अब वो पुश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा मेरे ख्याल से जो इशू ये है कि क्योंकि चाइना अपने नंबर्स उतनी ओपनली नहीं बता रहा, तो इस वजह से वेस्ट के अंदर ज्यादा अफवाहें हैं कि 7,000 10,000 लोग कंसर्न पाया जा रहा है। ठीक हो गया, से बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राना जवाद अस्कर हमारे साथ मौजूद, कोविड के नए वेरिएंट के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक इससे बचने का यही तरीका है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एहतियात करें। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो बूस्टर डोजेज लगवाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अभी भी खतरा है, और अगर चाइना जैसे ममालिक के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं तो पाकिस्तान को भी इससे खतरा हो सकता है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र कर लेते हैं कुछ आपकी और हमारी पसंदीदा क्रिकेट का, और क्रिकेट के हवाले से आपको मालूम है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान इज गोइंग ऑन। दूसरा टेस्ट मैच है। पहला रोज मैं अगर कहूं कि किसी टीम के भी नाम नहीं रहा तो शायद ठीक होगा। वैसे न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, बैट किया था पहले, और 6 विकेटों के नुकसान पर 309 रन बना लिए। डेविन कॉनवे, जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में भी किया था, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। टॉम लिथम 71 रन बनाने में कामयाब हुए। सलमान अली आगा एक अच्छी फाइंड में कहूंगा, पता नहीं वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर तो उनकी विकेट्स हैं, लेकिन कल
उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3 खिलाड़ियों को आउट किया और खासतौर पे जो एक बोल्ड उन्होंने किया वो बड़ा ही कमाल था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लीथम और डेविड कॉनवे की बात करें तो एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी का एक डिस्प्ले हमें देखने को मिला। 134 रन की जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई। लीथम नसीम शाह का शिकार बने, नसीम शाह फिर अनफिट भी हुए, फिर उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे। 2 विकेट्स ली थी नसीम ने गालिबन 1 विकेट ली है क्योंकि 3 विकेट्स आगा की हैं, बट आई एम नॉट श्योर विद द नंबर्स। हम अभी देख लेते हैं। और इसके साथ 122 रन बनाकर सलमान आगा को जनाब कॉनवे साहब ने विकेट दी। उसके बाद केन विलियमसन को भी नसीम शाह ने वापस भेजा, आपकी बात ठीक है, 2 विकेटें उनकी। और डेरिल मिचेल को सलमान आगा ने चलता किया। खैर नंबर्स तो हमारे सामने है, एनालिसिस क्या है आज सेकंड डे, इट्स अ टफ डे। बिल्कुल, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अवैस को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस। अभी हम क्रिकेट के हवाले से, और ये दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले जिस तरह से इमरान ने मेंशन किया कि हम पहले जो बात कर रहे हैं कि दोनों टीम्स के ही जो कह ले किसी के हक में नहीं गया, किसी के अगेंस्ट नहीं गया, लेकिन इमरान के बकौल के फेंटी तो उन्होंने हमें लगाई है। सो हाउ डू यू सी? देखिए, फेंटी तो आपको पता है इंग्लैंड ने भी हमें लगाई थी यहाँ पर, लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो जैसे इमरान भाई ने कहा, ऑब्वियसली अगर मैं 3 सेशंस देखूं तो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया आपके लिए, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कॉनवे की हर कोई बात कर रहा है, एक T20 प्लेयर है न्यूजीलैंड का, आपको पता है ही प्लेस मोर T20, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर उनको इंक्लूड किया गया नजर आ रहा है जिस तरीके से परफॉर्म करें। फिर उसके बाद आपको पता है टॉम लेथम बड़ा तरीके से बड़ी जबरदस्त एक उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इस वक्त जारी है न्यूजीलैंड की। जरूर पाकिस्तान कम बैक किया इस मैच के अंदर, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन आगा सलमान की बात हो रही है। आपको पता है सलमान आगा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था पाकिस्तान टीम ने, उसको पहले वनडे टीम में रखा, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इज अ लाहौर कलंदर पार्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उससे वो उसमें जो प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहां से वो आए, फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ली। लेकिन कल उन्होंने थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान को काफी हद तक मैच में वापस लेके आए। 3 खिलाड़ियों को वहां पर उन्होंने आउट किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पता है इस वक्त हाईलाइट हो रहा है वो इब्रार की बात है। यंगस्टर है, क्रिटिसाइज तो नहीं करता कोई अपना, क्योंकि जिस तरीके की उनकी विकेट्स हैं, आपको पता है पिछले मैच के अंदर भी आपको याद हो उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन 200 प्लस रन दिए थे। वो आपके इंडिविजुअल स्कोर अच्छा होता है, लेकिन कल भी को 25 ओवर बोल्ड किए मेरे ख्याल में 25। क्योंकि देखिए इमरान भाई, एक हमेशा मैंने याद है लास्ट टाइम भी आपको एक बात की थी, जब लीग टीम्स के साथ होते हैं, इंटरनेशनल टीम्स के साथ 2 एनालिस्ट बैठे होते हैं आपके पास, तो आपको जल्दी वो कैच करते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या। जब आप इतने लंबे स्पेल्स करवाते हो किसी बॉलर के साथ, तो स्लो एंड स्टडी बैट्समैन उसको रीड करना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज कल भी आपको नजर आई है यहाँ पर। आपको याद हो कि जब, क्योंकि केन विलियमसन कप्तान थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने अपना बैकआउट किया कैप्टनसी से, तो क्योंकि टिम साउथी कैप्टन है टेस्ट मैच के, अभी वो टेस्ट मैच में कैप्टनसी भी कर रहे हैं। उन्होंने आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इब्रार के खिलाफ हमारा एक अच्छा प्लान है। इंग्लैंड अपने तरीके से क्रिकेट खेलता है, हम अपने तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, कि उनके ज़हन में इब्रार फैक्टर था। और आपको याद है प्रैक्टिस के अंदर भी उन्होंने ज्यादा, न्यूजीलैंड वालों ने स्पिन को ज्यादा खेला, क्योंकि उनको आइडिया था इस चीज का। क्योंकि हमारे विकेट्स आपके सामने की बात है, आप चाहे नसीम शाह को आज वापस लाए हैं, वो अनफिट थे, लेकिन अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि वो फिटनेस का इशू जो उनका वो ना रहे, लेकिन अल्लाह का कि वो वापस टीम के अंदर, लेकिन वो उनका मसला है, वो हमें मालूम है। वो जब बिल्कुल स्टार्ट में भी आए थे तो आपको मालूम है, उस वक्त से लेकर वो इस मसले को साथ लेके ही चल रहे हैं। और कल वैसे जब ये प्रॉब्लम हुई, इत्तेफाक से मैं उस वक्त मैच देख रहा था, क्योंकि रेगुलरली तो हम टेस्ट मैच देख नहीं पाते, इत्तेफाक से मैं देख रहा था, तो कमेंटेटर्स का ये कहना था कि इतनी यंग एज में जहां से इनको ये हो रहा है, आई थिंक ही वाज हैविंग सम पिकल जूस और समथिंग, तो उन्होंने कहा, वकार यूनुस वाज सेइंग कि जो भी जूस पी लें, ये प्रॉब्लम ऐसा, ये ठीक नहीं होगा, इसको टाइम लगता है। और दूसरी जानब जो इंटरनेशनल कमेंटेटर थे वो ये कह रहे थे कि इतनी यंग एज में ये होना नहीं चाहिए, ही मस्ट बी ईटिंग समथिंग, कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये हो रहा है। यू बिन द, आप कोच भी हैं, यंग टीम को कोच भी करते हैं, वैसे आपकी क्या फाइंड है इस नसीम के इस मसले को लेकर? देखिए चीज पता है क्या, क्योंकि आपका प्रॉपर डाइट प्लान होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इमरान भाई, अगर मैं यंग एज की बात करूँ, अंडर 17 वगैरह के अंदर, तो ये होता है कि हमारे लड़कों को प्रॉपर डाइट प्लान नहीं दिया जाता, वो जो दिल करता है वो खाते हैं। क्योंकि बात ये की जाती है यहाँ पर देसी जबान के अंदर के जी खाने दें इसको जी, अपना इसका वो जो हाजमा बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, वो आगे जाके समझ में आती है उसको कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो क्रैम्प्स का मसला है, देखें पानी की इनटेक से होता है, जब तक आप पानी ज्यादा नहीं पियोगे ऑब्वियसली वो क्रैम्प जो है वो मामला आपका होता रहता है, और ये आगे फ्यूचर के अंदर भी कैरी करता है। लेकिन जो लोड मैनेजमेंट की हमेशा एक बात होती है ना बॉलिंग के अंदर, फास्ट बॉलिंग, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर के साथ काम करता हूँ, लोड मैनेजमेंट बड़ी जरूरी होती है एक फास्ट बॉलर के लिए, कि उसके ऊपर आप लोड कितना डाल रहे हो। देखो वो फिटनेस का उसको इशू था, आप उसको टीम से, वो पहले टेस्ट मैच में बाहर था, वो वापस आया, उस पर आप लोड कितना कैरी कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको स्पेल करवा रहे हो, 4 ओवर का करवा रहे हो, 6 ओवर का करवा रहे हो। हमारे यहाँ मसला ये ना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है, थोड़े से पहले हम बात करें तो हम बैटिंग की बात करते थे, आज हमारा मसला बॉलिंग का बना हुआ है, कि हमारे लड़के विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि बॉलर जब जान मारता है, जब उसको विकेट नहीं मिलती, वो पूरी कोशिश करता है कि मैं, ऊपर से यंग है वो, ऑब्वियसली उनकी कोशिश होती है कि मैं बैक का भी यूज करूं, शोल्डर जो उसका जितना फोर्स में डाल सकता हूं यहाँ पर डालूं, शॉर्ट पिच डिलीवरी से मैं बैट्समैन को डराऊं, आउट करूं। लेकिन
देखें सबसे बड़ा इशू हमारी पिचेस में भी है, पिचेस में इतनी जान ही नहीं है, पिचेस में कुछ हेल्प ही नहीं मिल रही जो कि बॉलर्स को ब्रेक थ्रू ले सके। बेचारे आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छा। चाहे हसन अली को लें। जी जी अच्छा सॉरी अवैस, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि हमारा टाइम कम, हम चाहेंगे बाकी चीजों को भी हम डिस्कस करने। अभी हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, आगे हमारे वनडे मैचेस भी हैं और देन T20 भी। हाउ डू यू सी कि पाकिस्तानी टीम की जब भी हम टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो हमेशा हमारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। व्हेन इट कम्स टू T20 और वनडे में भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमारा शायद फॉर्मेट T20 वाला सेट हो गया है। इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतनी नई इंडस्ट्रीज के बावजूद पाकिस्तानी जो टेस्ट टीम है उसमें वो कह लेना एक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है। इसकी क्या रीजन आप समझते हैं? और देखिए अरमाला, ये तो आपको पता है कि हमेशा से एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान का इशू, मैंने पता आपको पहले भी कहा, तीसरी चौथी इनिंग्स का हमेशा हमारा रहा है। पहली दूसरी इनिंग्स में इतना कोई बड़ा हमें इशू नहीं रहता, तीसरी चौथी इनिंग्स एक वो इनिंग्स होती है जहां पर आप कंस्ट्रक्ट भी करते हो, जहां पर आप टीम को अंडर प्रेशर भी लेके आते हो। दूसरी की सबसे बड़ा हमारा मसला ये, जो हमारे लड़के जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, वो क्योंकि आपका जो माइंड सेट एक बन चुका है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग से लड़का उठाते हो जो कि परफॉर्म करता है, एक दो मैच के अंदर आप कहते हो जी ये तगड़ा लड़का, इसको उठा के आप पाकिस्तान टीम में ले आओ। जो एक स्टेप बाय स्टेप जो हमेशा मैं बात करता हूँ, देखें कि जो नई मैनेजमेंट है ये बात तो कर रही है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट हम रिवाइव करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने जो जूनियर्स लीग थी खत्म की है, यहाँ पर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान शाहीन्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान ये कि आपको ज्यादा टूर्स करने पड़ेंगे। पहले अगर आप थोड़े अर्से पहले जाएं तो आप कितने टूर होते थे कि लड़का आपको ग्रूम होकर पाकिस्तान टीम में आता था, अब तो बेचारे टूर ही खत्म हो चुके हैं जहां से लड़के का एक माइंडसेट बनता जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब है। अच्छा वेस्ट वक्त कम है, बिल्कुल इन दी एंड विकेट के हवाले से कल फिर तनकीद हुई कि बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है। शायद आफरीदी अब ये इरादा रखते हैं कि T20 वाली विकेट्स बनाई जाएं, कुछ तब्दीली लाई जाए। मुख्तसरन ये विकेट्स को लेकर क्या कहेंगे? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आ रिमेंबर रमीज राजा ने बात की थी आते ही, लेकिन किया उन्होंने भी कुछ नहीं। देखिए चैलेंज है बहुत बड़ा। हसन भाई याद होगा आपको, रमीज राजा ने बात की थी कि ड्रॉप इन विकेट्स को हम लेके आएंगे। यहाँ पर ड्रॉप इन विकेट्स के लिए आपको क्यूरेटेड डिफरेंट चाहिए। आपके पास वैसे नॉलेजेबल लड़का यहाँ नहीं है, वो तो आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लेके आना जो एक्सपेंसिव होती हैं चीजें। लेकिन आपको देखें जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे विकेट्स नहीं चेंज करोगे, इंटरनेशनल लेवल में आप ठीक नहीं होगा। बस टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी और सेशन में जरूर इन डिटेल्स बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच कुछ देर बाद शुरू होगा, आपको दिखाएंगे भी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट उम्मीद पाकिस्तान, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमारी मुलाकात करवा रहे हैं कचरा चुनने वाले ज़ेरे तालीम ज़हीन बच्चियों से। क्या बात हुई, दिखाते हैं आपको आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। एक अल-खिदमत फाउंडेशन है, अल-खिदमत फाउंडेशन के 51 सेंटर्स काम कर रहे हैं। उन 51 सेंटर्स का सिर्फ ये काम है कि वो बच्चे जो कूड़ा चुनते हैं, कचरा चुनते हैं, भालू बेचते हैं या बलून्स या गुब्बारे बेचते हैं, तो ठीक है, उनके वालिदैन को ये जाके कन्विंस करते हैं कि ये इसी तरह काम करते रहें, सिर्फ 2 घंटे के लिए इनको हमारे सेंटर भेज दें, वहाँ पे ये बुनियादी तालीम उनको देते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि इस बुनियादी तालीम की वजह से उनका एजुकेशन का एक बाकायदा तालीम का जो है सिलसिला वो आगे बहाल हो गया। मेरे साथ इस वक्त 3 बच्चियाँ बैठी हुई हैं और ये तारुफ कराते हुए मुझे इसलिए मुश्किल पेश आई क्योंकि ये बहुत हंसती हैं और मुझे बड़ा मुश्किल से मैंने अपना जो ये मौजू है, अपना जो चेहरा है, इसको संजीदा बनाए रखा। तो अब आप नहीं हंस रही उस वक्त, तो मुझे बात नहीं करने देनी थी। आप क्या हाल है आपके? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हंसती हैं। तो आपका नाम क्या है? My name is Kiran. किरण। अच्छा, आपका नाम क्या है? My name is Sanam. सनम किरण। My name is Muskan. आप बेसिकली कचरा या ये कूड़ा वगैरह ये चुनती हैं? Yes. ठीक है। और आप शरारती मुझे बहुत लग रही है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही हंसती हैं ये मुझे बताओ कि कितना टाइम ये आप काम करती हैं? सुबह सुबह हम कचरा उठाने जाते हैं और 2 बजे हम घर आ जाते हैं, फिर हम यहाँ स्कूल आ जाते हैं हमारे सेंटर में। इस सेंटर में आ जाते हैं। इस सेंटर पे आप किस तरह, मतलब आपके वालिदैन के पास या आपके अब्बू के पास, अम्मी के पास कोई गया था ये कहने के लिए कि सेंटर में बच्चों को भेजें? Yes. वो क्या, कौन था? मैडम गई थी। मैडम गई थी। तो उन्होंने क्या कहा था आपके अब्बू को या अम्मी को? मम्मी को उसने कहा था भी बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ा दो। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि पढ़ा देंगे। फिर वो हमें सेंटर में लाए, फिर उस सेंटर में सब बच्चे पढ़ रहे थे, मेरा भी दिल किया मैंने भी पढ़ना। आप क्या काम करती हैं वैसे, हंसने के अलावा? हंसती तो आप हैं, हंसने के अलावा क्या काम करती हैं? मैं घरों में काम करती थी। आप घरों में काम करती? अच्छा, पहले का आप घरों में काम करती थी? अम्मी के साथ जाती थी। अम्मी के साथ जाती थी।
तो ये बताओ कि आपको फिर इस स्कूल का पता चला, सेंटर का, आपके अम्मी को पता चला? हमारे पास मैडम आई तो उन्होंने हमें पढ़ने के लिए कहा, तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने अपनी अम्मी को जाकर कहा, अम्मी जी बाहर मैडम आई है तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैंने मैडम के साथ सेंटर में जाना है। मेरी अम्मी बहुत खुश हो के, मेरी अम्मी ने आगे से कह दिया जाओ। इधर हमें रोज़ाना फ्रेश मैट भी मिलती है, ईदी के कपड़े भी हमें मिलते हैं, रोज़ हमें राशन भी मिलता है और हमें सैर करवाने भी ले जाते हैं। सैर करवाने कहाँ गई आप? कहाँ अभी तक सैर करने के लिए गए? चिड़ियाघर गए हैं? हाँ जी। वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा। यस। उसमें क्या? अल-अमरा और भी गए हैं हम लोग। अल-अमरा हाल भी गए थे? अल-अमरा हाल कोई शो था, ड्रामा था, क्या था? शो था। Yes. वो कैसा हाल है? बड़ा हाल है? बहुत बड़ा सर। अच्छा। हाँ। वहाँ कैसा मज़ा आया? बहुत। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका नाम क्या? माय नेम इज़ मुस्कान। मुस्कान, आप बताओ कि आप क्या करती थी पहले या अभी भी क्या करती हैं, और साथ पढ़ती हैं, क्या करती हैं? पहले मैं अपनी मम्मा के साथ काम पे जाती थी। घरों में? हाँ जी। ठीक है, तो अभी आप फिर पढ़ती भी हैं? हाँ जी पढ़ती। सर जी मैं तो छोटी सी थी तब से मैं आती हूँ इधर। अच्छा, तब भी बोलती भी बहुत ज़्यादा है ना आप, इसी वजह से तो। आप छोटी सी थी, अभी आप बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? तो ये 11 साल की। 11 साल की। तो कब से आना शुरू हुआ? 5-6 साल, 7 साल की उम्र से? 7 साल की उम्र में मैं आई हूँ। आपकी क्या? मेरे भी 11 साल। आपकी 11 साल उम्र है, और इधर 7 साल की उम्र। आप आपस में रह रिश्तेदार हैं? हाँ। आप क्या लगती हैं? ये मेरी कज़न लगती है। ये दोनों आप कज़न है? हाँ, रिश्ते में कज़न है। तो आप क्या खेलती वेलती हैं इकट्ठा? यस। क्या खेलती हैं? हम कभी कभी लड़ते नहीं हैं, खेलते ज़्यादा। अच्छा, आप जब मैं नहीं खेलती, बस मैं अपने घर बैठ के पढ़ती हूँ और खेलना बुरी बात तो नहीं होती? नहीं सर जी, मैं कार साहब के पास पढ़ती रहती कुरान पाक, टाइम मुझे नहीं टाइम नहीं होता? होता। टाइम नहीं होता। अच्छा मेरे अच्छा, पास वैसे तो टाइम खेलना तो अच्छा। आप तीनों बच्चियों में से गाना किसको आता है? इसको। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया। उसने कहा है ना, वो आपकी रिश्तेदार है, रिश्ते में रिश्तेदार है। क्या कह रही थी? रिश्ते में आपकी कुछ लगती है, कज़न है आपकी, रिश्ते में रिश्तेदार है आपकी, ये कज़न है। वो झूठ तो नहीं बोल सकती, ये तो मुझे पता है। वो जब कह रही है आपको गाना आता है? इसको गाना भी आता है और ये लोग नाचते भी हैं इनके घर। अच्छा, उनकी मासी की बहन की शादी थी तब किया था मैंने। तो वो तो अच्छी बात है ना, खुशी होती है ना आपको, तो आप गाना भी गाते हैं। हमें खुशी है कि हम नाचते गाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। पढ़ते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे कोई गाना सुना दो। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी तरफ ना देखूं तो मैं नहीं देख रहा, चलो मैं इधर देख रहा हूं। अब आप सुनाओ, मुझे आपकी आवाज़ आनी चाहिए। विशहर विच होए जट्टा की लफड़ा ना वो तो सियाणी ते तेरा फड़ा सुने जट्टा तू तो पिए चल दे डर दी को पीछे स्टैंड तगड़ा ओ सुने जट्टा तू सीधे पैर मार दे कि तो जग के बठिंडे वाले छोटे वे ओ तेरे की लग दे जिना पैर साडे पीठ ठोके। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और आप भी मुझे लगता है गाती हैं। इसको आता है, इसको बहुत सर। अच्छा, सर जी नहीं आता, ये झूठ मार रही है। अच्छा, मुझे बताओ, जब उसकी बताया था कि उसको गाना आता है, तो तब आप सच बोल रही थी, और जब वो कह रही है तो आप वो झूठ बोल रही है? आपकी वो रिश्ते में रिश्तेदार है, तो वो कैसे झूठ बोल सकती है? ना सर मुझे नहीं आता, उसे आता है सबको। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, बड़े होके आपने क्या बनना है? बड़े होकर मैंने डॉक्टर बनना और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना। गुड, आपने क्या करना? मैंने दर्जी बना और मुफ्त में फैशन डिजाइनर ना, वही ना, हाँ अभी तो अच्छे कपड़े आपने सिए। हाँ। वाह वाह। फिर आपने अपनी दुकान खोली है जिसमें आपने कपड़े Yes. है ना, बहुत अच्छे। आपने क्या बनना? मेरी मम्मा का शौक था कि मैं प्रिंसेस बनूं। प्रिंसेस? अच्छा, प्रिंसेस बने तो ठीक है। आप पढ़ तो नहीं है ना अब? प्रिंसेस तो आप अभी भी हैं, लेकिन ये है कि पढ़ के फिर आप आगे जाके कोई भी होता है ना, आप कोई अब डॉक्टर बनते हैं या आप वकील बनते हैं या किसी भी मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं। जी सर जी मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। मेरा ख्याल है कि आप दर्जी और पुलिस ऑफिसर, ठीक है, दोनों आप पुलिस ऑफिसर बन जाए, दर्जी का काम शौक या करना शुरू कर दें, तो दोनों आप कर लें, ठीक है। पुलिस ऑफिसर इसलिए तो नहीं बनना, किसी को ठुकाई तो नहीं करनी, वैसे बनना है ताकि वो जो लोग गलत लोग होते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ना चाहिए, Very उनको good. पकड़ के मारना।
और आप अच्छी तरह पढ़ती रहेंगी तो फिर आप कोई मतलब जो आप चाहती हैं वो इस तरह बन जाएंगी, ऐसे ही है ना? यस। तो और आपने मतलब पूरा पाकिस्तान देखना है आपने। हम उन्होंने पाकिस्तान गए थे मैडम के साथ। अरे मैं आप भी गई थी? ये नहीं गई थी, झूठ कम बोला करो बहना, तब तुम लोग पढ़ते नहीं थे, तब नहीं पढ़ते थे। ये भी गई थी, इससे पूछ, तब ये नहीं पढ़ते थे, झूठ कम बोला करो बहना। यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अच्छा बताओ उधर क्या क्या था। अच्छा आप बताओ, चलो ठीक है, ये आप बताओ मीनार पाकिस्तान में क्या था अभी। लेकिन मैं बता दूं, अगर इसने बता दिया ना तो फिर अब आपकी शामत आने वाली, आपने इसको झूठ कहा है। चल ठीक है सर, चलो बताओ बताओ मीनार पाकिस्तान में क्या था, आप बताओ। अब झूठ कम नहीं अच्छा, लेकिन देखो ना इस तरह तुम नहीं करते। अगर उसने सर जी ये भी बहुत झूठ मारती है, इसने ना बहुत झूठ मारे। मैम ने ना हमें वो पार्किंग में ले गए और ये कहते तुम वहाँ आए नहीं थी, ये भी नहीं आती, और हम ना बहुत बहुत दूर घूमने गए थे, ये नहीं थे तब नहीं थी। अच्छा ठीक है, मेरा मतलब ये है कि सर इससे पूछे वाका तुम थी वहाँ जब हम उधर गए थे। मैं क्यों झूठ बोल, जब ये उधर गए थे तब मैं नहीं आई थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ तुम्हारी तरह थोड़ी ना। अच्छा चल ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो। पहली बात ये है आपस में लड़ते नहीं, ठीक है। दूसरी बात सर जी मैं इससे लड़ते नहीं, जो जान के लड़ाइयाँ लेते। अच्छा मेरी बात तो सुन लो दोनों। अच्छा एक तो आपस में लड़ते नहीं, दूसरा अपने दोस्त को कभी इस तरह दूसरे लोगों की मौजूदगी में ना कोई और लोग बैठे हो तो झूठा नहीं कहते, ठीक है। बाद में उसको समझा देते हैं या बाद में उसके साथ बात कर लेते हैं, लेकिन लोगों की उस तरह तो नहीं ना करते, ये तो अच्छा नहीं ना होता है। नहीं सर जी इसको बताएं क्या क्या था, नहीं इसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ ना, दोनों के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अच्छी बात, दोनों ये बात मानती हो, ठीक है। एक दूसरे से लड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप एक दूसरे से लड़ेंगी तो फिर आपका जो ये पढ़ाई वाला है ना ये मुतासिर होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ना है ना, आपने बड़ा आदमी बनना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, दूसरे को झूठा नहीं कहना, ठीक है। तो मुझे इजाज़त है? यस। मैं इजाज़त चले जाऊँ? नो। वाह ठीक है, चलो मैं फिर कभी आऊँगा, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे मिल के, ठीक है। फिर आपने पढ़ते रहना इसी तरह, ठीक है, और बढ़ा देगा, ठीक है। खुदा हाफिज़। आप देख रहे थे उम्मीद पाकिस्तान। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तानी खवातीन आपको पता है किसी तौर भी मर्दों से कम नहीं है। मुल्क की तरक्की में खवातीन का जो रोल है, किरदार है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी भी सोसाइटी को एक्सेल करने के लिए खवातीन का इंडिपेंडेंट होना, उनका तालीम याफ्ता होना, उनका बाख्तियार होना और उनकी जो सोशल हमारे सेटअप है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं जो फोर्ब्स मैगजीन में बिजनेस आर्टिकल भी लिखते हैं और खवातीन को इंडिपेंडेंट और बाख्तियार बनाने में काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि जब तक खवातीन को एजुकेशन नहीं दी जाएगी या उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा, मुस्तकबिल में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। और क्योंकि खवातीन का मुल्क की तरक्की में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी हवाले से बात करेंगे। आसिफ के हवाले से आपको बता दें कि ये वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर भी हैं और खवातीन को पाकिस्तान में खवातीन के लिए जो ई कॉमर्स है उसका प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनको ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना फोकस किए हुए अपने काम के साथ। आसिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करते हुए और ये जानते हुए कि बाहर रहते हुए आप खवातीन के ऊपर फोकस किए हुए और आप चाहते हैं कि वो एम्पावर्ड हों। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि विमेन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट और उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पे बात करे, तो आप क्या बता पाएंगे हमें? थैंक यू वेरी मच इमरान, गुड टू बी हियर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नोट ये करना है कि जब तक एक इकॉनमी की जो सक्सेस है उसको हमने आगे लेके चलना है, तो जब तक आप वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे, एक जो साइकिल है वो ये है कि आप सबसे पहले उनको एजुकेट करें, उसके बाद उनको एम्पावर करें, उसके बाद उनको आप एडवांस स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि वुमेन लीडरशिप पोजीशंस में आए और सबसे एंड पे फंडिंग आती है। तो ये जो एक साइकिल है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, आप वुमेन को एम्पावर तब तक नहीं कर सकते सही तरह से जब तक वो एजुकेट नहीं हो। जब तक वो एजुकेट हो और एम्पावर नहीं हो तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये प्लान था कि हम चाहते थे कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो, वुमेन एजुकेट हो, फिर उनको इनेबल किया जाए थ्रू एम्पावरमेंट,
और उसके बाद उनको एडवांस स्किल्स दिए जाएं ताकि वो लीडरशिप पोजीशंस में आ सकें। सही। और एट द एंड हम उनको इंशाल्लाह फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सही। अपने बिजनेस आइडियाज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा आसिफ, जिस तो तरह ये एक से साइकिल था, इसको चलाने के लिए मैंने सोचा कि हम को फाउंड करते हैं वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ फॉर वुमेन राइट्स एंड फॉर वुमेन एडवांसमेंट। इसके मेन तरीका हम ये चाहते हैं कि इसके थ्रू हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज को स्टडी करें और वुमेन से कहें कि वो इसको इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि देखें जब तक सोशल चेंज नहीं आता तो इकोनॉमिक चेंज सही नहीं आता। जब इकोनॉमिक चेंज होता है तो वहीं पे हम देखते हैं कि अच्छा सोशल चेंज भी आता है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक इंटरलिंक है, इसको स्टडी करने के लिए और इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉजिटिवली हमने ये वर्ल्ड वुमेन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। आसिफ, आप इस And right now ऑर्गेनाइजेशन के we have हवाले से तो envoys and हमें बता रहे हैं, ambassadors. लेकिन जब हम दुनिया भर में बात करते हैं तो खवातीन का जो रोल होता है सोसाइटी के अंदर, उनका इंडिपेंडेंट होना और स्किल बेस्ड वर्क की जहाँ पे बात करते हैं उसको बहुत इनकरेज किया जाता है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है कि एक घर को चलाने में खातून का भी उतना ही किरदार है जितना एक मर्द का किरदार है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खवातीन ये काम कर रही हैं, लेकिन उनकी रिकग्निशन या उनको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उस लेवल की प्रोवाइड नहीं होती, और जो स्किल को निखारने वाला एक प्रोसेस होता है उसमें भी इतनी हेल्प नहीं होती। तो आपकी एनजीओ इस हवाले से किस हद तक काम कर रही है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की और एग्जैक्टली यही रीज़न थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अभी जैसे मैं कह रहा था कि वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के अभी करंटली एनवॉयज एंड एम्बेसडर्स हैं 50 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर। हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम इसको पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ में लेके जाएंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे आप देखें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कंटिन्यूसली कि जी हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमें इंटरनेशनल एड के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो जब 50% वर्क फोर्स जो आपकी अवेलेबल है विच इज़ वुमेन, उनको हम एजुकेट, एम्पावर और एनेबल नहीं करेंगे। देखिए मैंने जैसे बात की, आप उनको एजुकेट कर दें, हमारी माशाल्लाह बच्चियां बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज लेती हैं, लेकिन उसके बाद का जो आगे का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं होता। वंस अगेन आप एम्पावरमेंट की भी बात कर दें, लेकिन एम्पावरमेंट को हम यहाँ पे बहुत लूजली एक्सप्लेन करते हैं। हमें चाहिए ये कि कंट्री के अंदर हम कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ना वो लेके आएँ। अभी मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ बच्चियाँ अच्छी एजुकेशन डिग्रीज लेती हैं। मैं उनसे ये कह ये रहा हूँ कि आप ट्राई करें कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एजुकेशन लेने के बाद जब तक ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं आएंगी, बिजनेस नहीं करेंगी, वर्क फोर्स के अंदर अपनी फुल पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, तब तक रियल चेंज आना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा आगे बढ़ते, चूंकि हम खवातीन की बात तो करिए, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है आसिफ, हम ब्रेन ड्रेन की मुसलसल बात कर रहे हैं, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है नहीं, हमारा नौजवान बाहर जाना चाहता है। आप चूंकि खुद भी इंग्लैंड में काम करते हैं और एक वक्त में आई बिलीव आप खुद भी ऐसे ही गए होंगे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाना चाहिए। तो ये जो इस वक्त एक लहर है, एवरीबडी वांट्स टू गो अब्रॉड, और हमने इसका मुजाहरा भी देखा। पुलिस के कांस्टेबल्स के लिए भर्तियां थी, कल हमने एक वीडियो शेयर की थी, 30,000 बंदा वहां पे पहुंचा हुआ था, कोई 1600 वैकेंसीज के लिए। इसकी बुनियादी वजह क्या है, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है इधर इन विमेन और मेन, मेल्स फीमेल्स के अंदर, ये कैसे लेके आया जाए, इस पे जरा हमें बताइए। देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल नो, हम अगेन इस टर्म को काफ़ी लूजली यूज़ करते हैं। ब्रेन ड्रेन बेसिकली मीन्स कि टैलेंट आपकी कंट्री से एमिग्रेट कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसका प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपकी कंट्री के अंदर बिजनेसेस को टैलेंट की ज़रूरत होती है तो आपको रियल टैलेंट नहीं मिलता, तो आप उसकी वजह से रिग्रेस करते जाते हैं कंटिन्यूसली। तो ब्रेन ड्रेन की एक तो ये तो ब्रेन ड्रेन हो गया। अब इसकी रूट कॉज क्या है? जो रूट कॉज है ब्रेन ड्रेन की वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब तक कंट्री के अंदर ये होता है, किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपके नौजवान हैं, जो टैलेंटेड पीपल हैं, वो कहीं बाहर चले जाते हैं। उसकी सेकंड रीज़न ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त टैलेंट को ट्रैक करने की एक ड्राइव चल रही है। मैं यूके के अंदर होता हूँ, वहाँ पे कंटिन्यूसली हम सुन रहे होते हैं कि जी वीज़ाज ओपन हो रहे हैं, हमें लोग चाहिए, आप टैलेंटेड और जो है पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। तो ये दो रूट कॉजेज़ हैं। अब इनको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के लिए ये करना ज़रूरी है कि जी लोकल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, जॉब क्रिएशन के लिए हमें सोचना पड़ता है। विद दैट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस को कैसे फरोग दिया जाए पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर, ताकि वो मायूसी की जानिब ना जाएं, दूसरे मुल्कों की तरफ ना देखें, अपने मुल्क के अंदर अपने आप को बिल्ड करें। आसिफ, गेटिंग बैक टू यू, तो अपनी बात आप मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा आप ये बताइएगा कि अब इसमें किया क्या जा सकता है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो मायूस ना हो और अपने मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब आएं।
देखिए वंस अगेन जो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी रीज़न दैट्स द मेन कॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो उसको ख़त्म करने के लिए वंस अगेन द आंसर इज़ टू फाइंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि हमें अपनी जो लोकल इकोनॉमी है उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। वी नीड टू लुक एट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वी नीड टू क्रिएट फास्ट पेस्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जीज हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है। अभी इंटरनेट 3.0 मेटावर्स की बात हो रही है पूरे वेस्ट में, पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हो रहा। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो लीडर्स हैं, इकोनॉमिक लीडर्स हैं या बिजनेसेस हैं, उनको ये चाहिए कि उसके ऊपर काम करें। मैं अक्सर ये एक्सप्लेन करता हूँ कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को, कि गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, बिजनेसेस आर ऑलवेज हियर टू स्टे। तो अगर वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे तो यू नीड टू स्टार्ट टू क्रिएट दीज स्पेशल जोन्स के जहाँ पर आप नेक्स्ट ट्रांच ऑफ लीडर्स को इक्विप करें वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ। तो ये 3-4 चीजें जो बहुत जरूरी है। जॉब क्रिएशन, लोकल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना एंड लुक एट द नेक्स्ट 3 फास्ट पेस्ड इकोनॉमीज, फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन बात आपने की एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यकीनी तौर पे अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की जानिब हम जाएंगे, अपने जो नौजवान हैं उनको स्किल्ड करेंगे, तो दे वुड रादर लाइक टू स्टे हियर रादर देन छोटी सी जॉब के लिए 30-30 हज़ार नौजवान इकट्ठे होंगे और फिर बैरून ममालिक की जानिब देखेंगे। तो आई गेस इसके ऊपर काम करना होगा। डिस्कशन आपने सुनी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेस और टैलेंट से करवाते हैं। हमारे साथ गुलकार सफीर जाफरी मौजूद हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। बैटल ऑफ द बैंड्स में भी हिस्सा ले चुके हैं और सीजन 3 के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया था। प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं और लक्स स्टाइल अवार्ड जो कि हाल ही में मुनक्किद हुए 2022 में, वो भी अपने नाम कर चुके हैं एंड हिज वॉइस टेल्स द स्टोरी कि इनको ये अवार्ड्स क्यों दिए गए हैं। सो राइट नाउ वी हैव मिस्टर सफीर जाफरी विद हिज गिटार्स लाइव इन एक्सप्रेस विद अस। सफीर, आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस जर्नी को हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कब से आपने सिंगिंग स्टार्ट की और फिर माशाल्लाह आपने अवार्ड भी जीता, मुख्तलिफ आप सीजन के अंदर भी परफॉर्म कर चुके हैं बैटल ऑफ द बैंड्स के अंदर। सो हाउ वाज योर जर्नी? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, hope everyone is doing a great day. The journey, let me tell you about my journey. I've started music in 2011. अच्छा। तो 2011 में मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया and I was in school at that time. उसके बाद ग्रेजुअली म्यूज़िक करते रहे, कॉलेज में भी म्यूज़िक किया और फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया जिसमें ओलो मोपोलो मीडिया, इट्स बाय कमल खोसट एंड सरमत खोसट एंड देन रफ़ी पीर थिएटर्स के साथ काफ़ी काम किया, सदान पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा। सो इसी तरह से जर्नी चलती रही और काम करते रहे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को, जो कि आपका ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है और इस वक्त आप एक न्यूज़ चैनल के ऊपर हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़रा व्यूवर्स को मज़ीद आपकी आवाज़ से हम थोड़ा सा मानूस होने दें। तो आप का गाना जो वजह शोहरत आपकी बना, जिसने आपको अवार्ड्स भी दिलवाए, या कुछ और जो आप चाहें हमारे सुनने वालों के लिए, कुछ सुनाइए हमें एट स्टार्ट। Yes, right now I would like to sing one of my most favorite melody by Abda Parveen ji. Okay. तो मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको बहुत मानता हूँ जी, और पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं और उनका म्यूज़िक सुना जाता है बहुत ज़्यादा। प्लीज़। So I just want to share Sure. that song. मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना।
मैं ताहिर लाहूती, मैं जौहर मलकूती, मैं ताहिर लाहूती, मैं जौहर मलकूती, याजूत ने कब मुझको, नासूद ने कब मुझको इस हाल में पहचाना। मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना। मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, मैं नारा। अमेजिंग सफीर, अमेजिंग। आपने अब्दा जी का तो नाम लिया, बहुत ज़रूरी है। वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम लिया जाए, इनका ये कलाम है। बहुत ही ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मॉर्निंग और अच्छी होगी। सो बताइए आप क्या करें आजकल, क्या काम हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू डूइंग आजकल? थैंक यू सो मच। आजकल आई जस्ट गॉट डन विद माय डेब्यू एल्बम, जो कि जिसमें 6 गाने हैं और लेट्स सी आई एम प्लानिंग टू रिलीज वेरी सून, तो आप लोग सुनेंगे उसे इंशाल्लाह। अच्छा सफीर, आएगा अभी लक्स स्टाइल अवार्ड भी आपने जीता, वो कौन सा गाना था जिस पे आपको अवार्ड दिया गया? वो गाना नई सोच, जिसे प्रोड्यूस किया था हमारे मुल्क के एक बहुत ही अजीम और बहुत ही अच्छा काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर हैं शुजा हैदर, और उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था गाना। नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्ज़ा जो हैं वो फिल्म प्रोड्यूसर थे, उस खेल खेल में फिल्म थी वो, तो उसके लिए वो गाना गाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे लिए एक बहुत ही शुक्रगुजारी की बात है कि वो गाना नॉमिनेट हुआ और फिर हमें अवार्ड दिया गया। तो सुनाइए ना हमें वो गाना थोड़ा सा, हम चाहेंगे अगर आप हमें नई सोच थोड़ा सा सुनाएं, हो सकता है कोई नई सोच इसको सुन के पैदा हो जाए लोगों में। चल चल के पुरानी राहें अब तो हम थक गया, नई सोच के पर लगा के उड़ के देखें एक बार। चल चल के पुरानी राहें हम तो सब थक गया, नई सोच के पर लगा के उड़ के देखें एक बार, उड़ के देखें एक बार, उड़ के देखें एक बार। Nice, nice, very nice. बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। और शुजा बहुत ही कमाल म्यूजिशियन है, हम हमेशा जब भी उनका नाम आता है, मेरे बहुत फेवरेट है तो मैं जरूर उनकी तारीफ करता हूँ। सबके फेवरेट है, सबके फेवरेट है, हाँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। सो क्या देख रहे हैं म्यूजिक का सीन सफीर, कैसा है पाकिस्तान में? आप देख रहे हो कि अब म्यूजिक का सीन बेहतर है? बिकॉज सोशल मीडिया के आने के बाद अब तो एल्बम्स तो नहीं बिकती हैं, एक सिंगर का जो ब्रेड एंड बटर है वो शायद वो म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, और वो भी इतने नहीं होते या होते हैं। सो मैं चाहता हूँ आप जरा इस पे बताइए हमें, इज अ गुड सीन? अल्हम्दुलिल्लाह, इट डिपेंड्स। मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन आर्टिस्ट कि आपका जो भी इज्जत है, शोहरत है या नाम है या रिस्क है, ये सब चीज़ें आप मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्टेड हैं आपके बिलीफ के साथ और अल्लाह ताला के साथ। तो मैं थोड़ा इस टाइप का मतलब इंसान हूँ कि मैं स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड हूँ चीज़ों के साथ, और मेरे लिए वो काम भी करती हैं चीज़ें। लाइक
मेरा बिलीफ सिस्टम है लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, तो मेरे लिए कोई इतने मौके नहीं थे इस इंडस्ट्री में और कुछ इतना सपोर्ट नहीं था आने के लिए आगे, तो काफ़ी वक्त लग गया आगे आने तक और 10-11 साल बहुत हो गए डिस्कवर तो जो गाने अमूमी तौर पे आजकल बच्चे बच्चियां सुनते हैं, खासतौर पे टीनेजर्स, वो कमर्शियल गाने होते हैं, कमर्शियल ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। आपका थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल एंड है वो ज़्यादा लग रहा है आपके सॉन्ग्स के अंदर, या मोटिवेशनल भी कह सकता हूँ मैं इसको। तो क्या कमर्शियल काम भी आपने किया, और इफ़ यू कैन सिंग समथिंग कमर्शियल फॉर अस दैट यू हैव डन? Yeah, I want a song which I performed in Pepsi Battle of the Bands. That was my original song which I wrote and composed as well. So the song called Bulla. और ये गाना, इस गाने के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो गाना है ये एक इट्स ऑल्सो जो है ये बिलीफ सिस्टम पे ही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, आप अपने साथ कितने सच्चे हैं, आप अपने काम के साथ कितने सच्चे हैं और आपकी कितनी लगन है आगे बढ़ने की। तो ये गाना जो है उस चीज़ पे मैंने लिखा था और इट्स काइंड ऑफ रॉक सॉन्ग। जी प्लीज सफीर। दम इश्क खुदा ना भरना है, किसे हार कलो नहीं हरना है, हसा इश्क दी सूली चढ़ना है, बुए यार दे जाके मरना है। दिल दी कहानी सारे जग नू सुनानी है, दीद सोने यार दी कमानी है, बुला नहीं मनदा इनकार नू इकरार नू ते प्यार नू, बुला नहीं मनदा इनकार नू इकरार नू ते प्यार नू। हक बात किसे नहीं करना है, सच बोलन तो भी डरना है, हक बात किसे नहीं करना है, सच बोलन तो भी डरना है। मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मैं की तेरे बिन करना है। दुनिया बेगानी है दी रहनी ना निशानी है, चल छड़ बिया नादानी है, बुला नहीं मनदा इनकार नू इकरार नू।